हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट PYQ एक्सप्रेस में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जेनेटिक्स का एक पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, जिसको ऑलरेडी आधा हम रिवाइज कर चुके हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड पेडिग्री एनालिसिस, ये चारों टॉपिक्स हम आज के सेशन में रिवाइज भी करने वाले हैं और इनके PYQs भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से, सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, यू नो। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। वैसे तो वी नो कि भाई क्रोमोसोम्स सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट बच्चों कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनमें इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यानी कुछ रेप्टाइल्स हैं ऐसे जिनकी कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि जो उनके एग हैं उनका जो इंक्यूबेशन टाइम है, जब वो रखे हुए हैं, जब उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, उस दौरान किस टेम्परेचर पर वो इंक्यूबेट हुए हैं, हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, उससे ये डिसाइड होता है कि एग हैचिंग के बाद मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो बहुत लिमिटेड स्पीशीज़ हैं ऐसी, बट यस ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पर इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन देखा गया है। ठीक है, बट यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ तो आपसे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की गई है कि कैसे डिसाइड होता है। तो उसके लिए दो तीन एक साइंटिस्ट का नाम है, एक तो हैनकिंग का, हो सकता है पूछ लें आपसे कि जो एक्स बॉडी, जो हम एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं ना, वो सबसे पहले हैनकिंग ने देखी थी। वो स्पर्म्स की स्टडी कर रहे थे, इंसेक्ट्स के स्पर्म्स की। तो उन्होंने देखा कि 50% स्पर्म्स के पास तो एक एडिशनल स्ट्रक्चर था और 50% के पास नहीं था। क्योंकि आप खुद बताओ, इंसेक्ट्स में अगर एक्सो टाइप होता है सेक्स क्रोमोसोम में, एक ही होता है, मतलब एक्स, ओ मतलब जीरो है यहाँ पर। इंसेक्ट्स में जो बाकी सारे ऑटोसोम्स तो पेयर्ड हैं, बट जो सेक्स क्रोमोसोम है मेल इंसेक्ट में वो अकेला है, दैट इज एक्स क्रोमोसोम। फीमेल इंसेक्ट में तो XX है, पर मेल इंसेक्ट में ये X0 है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भाई बट ऑब्वियस ऑटोसोम्स के अलावा 50% स्पर्म्स में X होगा, 50% में नहीं होगा। तो उन्होंने उस एडिशनल स्ट्रक्चर को नाम दे दिया एक्स बॉडी। लेटर ऑन वी कम टू नो कि ये एक्स बॉडी एक्चुअली में क्रोमोसोम है, क्योंकि वही 1900 के पहले की बात थी, दैट इज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये छोटा सा एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी से रिलेटेड है, वो ध्यान रखना। और बाकी आपको पता ही है कि ह्यूमंस में XY होता है मेल्स में, इंसेक्ट्स में वैसे तो X0 होता है, इंक्लूडिंग ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर का नाम मेंशन किया है आपकी NCERT में, इसलिए इसका नाम स्पेशली बोल रही हूँ मैं। लेकिन ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई जो कि एक इंसेक्ट है, उसमें एक्सेप्शनली हमारी तरह XY होता है। वैसे तो सारे इंसेक्ट्स में XO है, बट कुछ इंसेक्ट्स में इंक्लूडिंग ड्रोसोफिला XY है। ठीक है, एंड बर्ड्स तो बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि बर्ड्स में जस्ट ऑपोजिट है, मेल यहाँ होमोजाइगस है यानी होमोगेमेटिक हैं। जो मेल गैमीट्स बनाएंगे सारे स्पर्म्स में सिर्फ Z ही जाएगा, लेकिन जो फीमेल बर्ड्स हैं वो बच्चों कैसे होती हैं, ZW होती हैं, वो हेट्रोगेमेटिक होती हैं। हेट्रोगेमेटिक टर्म समझते हो ना? हेट्रोगेमेटिक का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो दो तरह के गैमीट्स बनाए। तो बट ऑब्वियस हमारे में या ड्रोसोफिला में तो मेल दो तरह के गैमीट बनाएगा, आधे गैमीट में X आधे में Y, बट बर्ड्स में फीमेल दो तरह के गैमीट्स बनाएगी, आधे में Z आधे में W, एंड इट इज कॉल्ड फीमेल हेट्रोगेमिटी। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे फीमेल हेट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल बताओ बर्ड्स, मेल हेट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल बताओ ह्यूमन और एंड ऑल इंसेक्ट्स, नॉट ओनली XY इंसेक्ट। अगर XO है तो वो भी तो दो तरह के स्पर्म बनाएंगे। तो मेल हेट्रोगेमिटी में सभी इंसेक्ट्स एंड ह्यूमंस सबको रखना है आपको। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सिर्फ मेन जो की पॉइंट्स हैं जहां आप सिली मिस्टेक्स करते हैं वो मैं इस सीरीज में कवर कर रही हूँ। ओके, सो 2022 का सिंपल सा क्वेश्चन था, X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, आप इसको 0O जो भी बोलते हैं, कैन बी फाउंड इन। तो ये इसमें गलती से आप जल्दीबाजी में ड्रोसोफिला मत कर देना। ड्रोसोफिला में हमारी तरह XY है। लिंकेज का डायग्राम याद रखना, प्रीवियस सेशन में बताया था मैंने तुम्हें, वो ड्रोसोफिला का ही तो डायग्राम है, वहाँ XY दोनों दिखाए हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2019 का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना है हमको। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। सबको पता है क्या ये बात कि अगर X और Y को आप देखेंगे तो X लंबा होता है, Y छोटा होता है। वैसे भी Y हमारा स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है, Y एक तो स्मॉलेस्ट भी है और Y पर सबसे मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं ना हम HGP में, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज करेक्ट। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक। मेल फ्रूट फ्लाई में मेल हेट्रोगेमेटिक होगा। इन मेल ग्रास हॉपर 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। ये भी बिल्कुल ठीक है, ऑटोसोम्स तो हैं उनमें पर सेक्स क्रोमोसोम नहीं है।
एंड इन डोमेस्टिकेटेड फाउल, फाउल्स क्या होती हैं बच्चों, बर्ड्स, जो पोल्ट्री फार्मिंग में होती है, दैट इज फाउल्स. सो सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग. ये गलत हो गया, क्योंकि बर्ड्स में जो जेंडर होगा वो फीमेल डिसाइड करेगी कि कौन सा एग फर्टिलाइज हो रहा है, जेड वाला एग या डब्ल्यू वाला एग. ठीक है, सो इनकरेक्ट हमें मिल गया ऑप्शन 4. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है. विच इज रॉन्गली मैच्ड. रॉन्गली मैच्ड बताना है बच्चों आपको. प्लीज जब तक पेपर ऑफलाइन मोड में हो रहा है तब तक मेक इट योर हैबिट कि आप जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्कल करते चलें. ठीक है, सो रॉन्गली मैच्ड बताना है. इससे हमारा फोकस हटना चाहे तो भी नहीं हटता कि ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है. स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलील्स. समझाया था क्या मैंने तुम लोगों को कि स्टार्च सिंथेसिस प्रीवियस सेशन में समझाया था कि पी में जो सीड का शेप है वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, बट जो सीड के अंदर स्टार्च ग्रेन्स हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है. तो ये तो रॉन्ग हो गया, मल्टीपल एलील्स तो नहीं होना चाहिए. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कोडोमिनेंस मिलता है. यस, पूरा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग नहीं, बट एबीओ में ही है ना कोडोमिनेंस भी, एबी ब्लड ग्रुप, तो इसको सही मानोगे. एक्सओ ग्रास हॉपर में है क्या, एंड टीएच मॉर्गन लिंकेज. यस, तो जो रॉन्ग पेयर है वो हो गया ऑप्शन 1. हालांकि हो सकता है इस क्वेश्चन में बच्चे फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज हुए हों, बट सिंपली आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, मल्टीपल एलिलिज्म स्टार सिंथेसिस में नहीं है. ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एक ध्यान रखना, कल प्रीवियस वाले सेशन में हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड था ना, वो अभी कर लेंगे आज वाले सेशन में. Which of the following condition of the zygotic cell would lead to the birth of a normal human female child? Which condition of the zygotic cell would lead to the birth of a normal female child? इसमें क्या बात है, फीमेल कब होगा, जब जाइगोट में XX कंडीशन होगी. सो 2X क्रोमोसोम. वाह, ये भी क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, अननेसेसरी कंफ्यूज कर रखा है. जाइगोट में पूछा है तो ओनली 1X मत कर देना, 2X होंगे. ठीक है, चलो ये हो गया, बस और कुछ नहीं आया इस टॉपिक में से, सिंपल सा टॉपिक था. आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है. अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि यहाँ पर ना ह्यूमंस में और हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन को अलग से भी समझा रखा है. तो ह्यूमंस वाला तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं हो, तो सब जानते हैं. हनी बी पे हालांकि अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट क्या पता अब आ जाए, 2025 में आ जाए. तो आपको ध्यान रखना है कि हनी बी में बहुत ही यूनिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बच्चों. यहाँ पर क्रोमोसोम का टाइप नहीं, बल्कि क्रोमोसोम की प्लॉइडी इस बात को तय करती है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा. अगर क्रोमोसोम्स का एक ही सेट है, हैप्लॉइड है, तो यू नो हनी बी में वो मेल्स होते हैं, मेल्स आर हैप्लॉइड इन हनी बी. और अगर जो सेट है वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स का है तो फिर वो फीमेल होगा. ठीक है, कैसे डिसाइड होगा भाई हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, उसके लिए आपको पता है क्या कि हनी बी में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है. जो मेल हनी बीज हैं उनको ड्रोन कहते हैं, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है. और जो फीमेल बीज होती हैं बच्चों किसी भी एक बी हाइव में, मधुमक्खी के छत्ते में, वो 2 तरह की होती हैं. एक तो होती है रानी जो कोई काम नहीं करती, और बाकी होती है वर्कर बीज. ये वर्कर बीज को मेल मत कर देना, वर्कर बीज फीमेल है, इसकी दासियाँ हैं वो रानी की. ठीक है, तो वर्कर बीज सब जगह से नेक्टर वगैरह कलेक्ट करना, ये सारे काम वर्कर बीज के होते हैं. और ये जो वर्कर बीज है ना बच्चों, ये स्टेराइल होती हैं. ये जो वर्कर बीज है ये स्टेराइल होती हैं, इसीलिए इनको, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इसलिए इनको सारा काम करना पड़ रहा है. रिप्रोडक्शन के लिए कौन है, एक तो क्वीन बी और सारे मेल बीज. ठीक है, मेल बीज बहुत सारे, क्वीन बी एक ही है. ओके, तो आपको पता है, मैं पूरा डिटेल नहीं दूंगी, सिर्फ इतना सा बता रही हूँ कि जो क्वीन बी है वो बहुत सारे एग्स बनाती रहती है ना. जब मीटिंग का टाइम आता है तो क्वीन बी एक उड़ती है, एक स्पेशल फ्लाइट, न्यूक्टियल फ्लाइट कहते हैं उसको, और मेल जो होते हैं उसके पीछे पीछे भागते हैं. अब जो मेल्स हैं वो क्वीन, जो मेल बी है वो उस क्वीन को मेटिंग करता है और उसमें बहुत सारे स्पर्म्स अपने डाल देता है. अब क्या होता है, अब वो जो क्वीन बी है ना, ऐसा नहीं एक साथ सारे एग्स बाहर निकाल देगी, उनसे थोड़े थोड़े दिनों में एग्स बाहर निकलते रहते हैं. तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि क्वीन बी के अंदर जो एग्स थे जो उसने खुद ने बनाए वो तो अनफर्टिलाइज थे, अब मेल ने स्पर्म्स डाल दिए. तो ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म सारे एग्स को फर्टिलाइज करे. जब क्वीन बी एग्स को ले करती है तो 2 तरह के एग्स निकलते हैं बच्चों. उसमें कुछ एग्स तो ऐसे होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं. ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग्स अगर निकलेंगे, तुम सोचो फर्टिलाइज्ड एग्स का मतलब मेल प्लस फीमेल, यानी स्पर्म प्लस एग का फ्यूजन हुआ है, एन और एन का फ्यूजन हुआ है, तो 2n जाइगोट भी बना होगा. तो फर्टिलाइज्ड एग का मतलब ही जाइगोट है. तो जो फर्टिलाइज्ड एग्स निकल रहे हैं वो बट ऑब्वियस डिप्लॉइड होंगे, उनसे तो बनेगी फीमेल हनी बी.
और जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स बाहर आ गए हैं ना, वो खत्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि दे विल ऑल्सो डेवलप इन अ मेल हनी बी, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड हैं तो हैप्लॉइड होंगे, सो दे विल फॉर्म मेल हनी बी, जिन्हें आप कहते हैं ड्रोन्स। यानी एक ही क्वीन ने दोनों तरह के मेल फीमेल बच्चे बनाए अपने। फर्टिलाइज्ड एग से जो बच्चे बनेंगे वो सब फीमेल बीज होंगी, अनफर्टिलाइज्ड एग से जो बच्चे बनेंगे, वैसे अनफर्टिलाइज्ड एग को खत्म हो जाना चाहिए था नॉर्मली कोई और स्पीशीज होती तो, बट कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से भी एम्ब्रियो बन सकता है, नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। एंड यू नो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, याद आ रहा है क्या कुछ? पार्थेनोजेनेसिस। प्लांट्स में भी तो पढ़ा था हमने एपोमिक्सिस की फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर भी जो कोई एक 2n सेल थी उसने सीधा जाइगोट बना दिया, एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट मतलब लोग सीधा एम्ब्रियो बना दिया, और फिर उसके चारों तरफ सीड भी बन गया, फ्रूट भी बन गया। वही पार्थेनोजेनेसिस यहाँ भी हो रहा है, यानी एक अनफर्टिलाइज्ड एग से नए ऑर्गेनिज्म का बन जाना इज क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। और यहाँ पे कितनी ताज्जुब की बात है कि एग है, फीमेल का सेल है, जबकि वो आगे जाकर मेल बना रहा है, क्योंकि प्लॉइडी इसकी हैप्लॉइड है। सिंपल। तो इसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी यूनिक सी लाइन भी है, हनी बीज के लिए ऐसा कहा जाता है कि दे डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन बट दे हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन। ये मेल्स के लिए है लाइन, ठीक है, ये मेल्स के लिए लाइन है, आप खुद समझ लेना, इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। ओके हाँ, एक क्वेश्चन और भी अलग से आ सकता है, बोर्ड्स में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कई बार कि क्योंकि मेल हैप्लॉइड होते हैं, ऑलरेडी हमेशा हैप्लॉइड हैं, तो जब वो गैमीट्स बनाएंगे बच्चों तो क्या वो मियोसिस करेंगे? जब वो खुद हैप्लॉइड है और गैमीट भी हैप्लॉइड हैं तो मेल्स में, मेल हनी बी में गैमीटोजेनेसिस माइटोसिस के थ्रू होता है। फीमेल में तो मियोसिस होगा लेकिन मेल में माइटोसिस के थ्रू होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और या फिर आपसे पूछ लेंगे क्रोमोसोम्स का नंबर, तो आपको 16 और 32 याद रखना है, ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। म्यूटेशंस वैसे तो अपने आप में बहुत डिटेल्ड टॉपिक है बच्चों, बट आपके कोर्स में म्यूटेशंस से ज़्यादा कुछ है नहीं। ये तो सीधा डिसऑर्डर्स ही आ गए म्यूटेशन पे, हाँ सीधा डिसऑर्डर्स ही आ गए। ये म्यूटेशन में क्यों डाल रखे हैं दोनों क्वेश्चन? ये तो डिसऑर्डर्स पर है, म्यूटेशंस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है लोग, ठीक है, बढ़िया बात है। म्यूटेशंस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एक वो वाला क्वेश्चन और लिया हूँ कि मैं ज़रा ऊपर से, वो रह ही जाएगा फिर। हमारा सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन आया था ना, कहाँ गया? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये रहा। चलिए, तो म्यूटेशंस का कोई क्वेश्चन तो है नहीं हमारे पास, जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर म्यूटेशंस में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि म्यूटेशंस क्या होते हैं, सिंपली जीन का ऑल्ट्रेशन, यानी डीएनए की जो सीक्वेंसेस हैं उनमें अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से म्यूटेशंस होते हैं, है ना। म्यूटेशंस में एक तो होते हैं जीन म्यूटेशन, एक होते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चंस है नहीं तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ओके, जो उसका टाइप है उसका बस छोटा सा चार्ट, उसमें आपको कोई डिटेल में नहीं जाना। ट्रांसवर्जन, ट्रांसलोकेशन, ये सब पहले पूछते थे बच्चों। आप देखो म्यूटेशंस पे तो क्वेश्चन ही नहीं आए, थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके अगले चैप्टर में होंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में भी थोड़ा सा म्यूटेशन दे रखा है। बाकी आपको सिर्फ एनसीईआरटी की 2-3 लाइन्स तक लिमिटेड रहना है कि म्यूटेशंस में डेफिनेशन तो हो ही गई है ना। म्यूटेशन में 2 तरह के म्यूटेशंस होते हैं, एक जीन म्यूटेशन और एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन में आपको क्या याद रखना है, कहाँ गया? हाँ, जीन म्यूटेशन को कहते हैं बच्चों पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि जीन म्यूटेशन में जनरली कोई एक न्यूक्लियोटाइड जो है, जीन म्यूटेशन में भी चलो 2 तरह के म्यूटेशन कर लो, एक पॉइंट म्यूटेशन, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का पेयर रिप्लेस हुआ है तो उसको आप कह दो पॉइंट म्यूटेशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पर आते हैं। पॉइंट म्यूटेशन मतलब इनडायरेक्टली आते हैं, अभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मिल जाएंगे आपको। तो पॉइंट म्यूटेशन में आपको एक तो सिकल सेल एनीमिया याद रखना है, एक पीकेयू भी याद रखना है, फिनाइल कीटोन यूरिया, जो प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है वो पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स याद रख लेना, कॉमनली पूछे जाते हैं, SCA और PKU। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस क्या होते हैं बच्चों? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तब देखने को मिलेंगे आपको जब किसी जीन में न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट या डिलीट हो जाए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। अगर इंसर्ट या डिलीट हो रहे हैं, पॉइंट में सिर्फ रिप्लेस हो रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है, यहाँ पर इंसर्ट या डिलीट हो रहे हैं, तो फिर आपको मिलेगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें राम हैज रेड कैप दे रखा है ना अगले चैप्टर में, वो फ्रेम शिफ्ट है, ठीक है। ये तो जीन म्यूटेशन हो गए। एंड व्हाट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन? वो बहुत ही बड़े लेवल पर होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स का सेगमेंट ही कभी डुप्लीकेट हो जाता है, कभी चेंज हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे एबनॉर्मेलिटीज को एब्रेशंस भी कह सकते हैं। एंड दे मे लीड टू कैंसर। इसमें लिखा हुआ है क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। तो इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है, कैंसर आप पढ़ते हैं म्यूटेशंस की वजह से होता है, तो मेनली कौन से म्यूटेशंस होते हैं कैंसर में? क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्योंकि जीन म्यूटेशन की वजह से सिंपली डिसऑर्डर्स होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। डन, बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। म्यूटाजेंस किसको कहते हैं? म्यूटेशन करने वाले एजेंट्स को। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कोई भी एजेंट हो सकता है। एक कॉमन एजेंट आपकी बुक में दिया है जैसे कि यूवी रेडिएशंस, नॉट ओनली यूवी, एक्सरेज वगैरह भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल एक्सपोजर्स की वजह से वो भी म्यूटेशंस कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले टॉपिक पर आ जाएं जिस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स चेक। 2022 में इससे क्वेश्चन था बच्चों, विच अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोजोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोजोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन है तो मुझे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर में पेडिग्री भी दे रखा है, ठीक है, पेडिग्री के क्वेश्चन लास्ट में है तो बाद में कर लेंगे हम। पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, यहाँ पे लिख दूँ क्या? यहाँ की जगह यहाँ लिख देती हूँ, एक बार फटाफट देख लो जिससे तुमसे क्वेश्चन हो सकेंगे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो दो तरह के हैं बच्चों। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक है मैंने जीओ लिख दिया इसको, एक मिनट। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर वो वाले हैं जो जनरली सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं, इसलिए वो मेंडल के लॉज भी फॉलो करेंगे क्योंकि एक ही जगह पर प्रॉब्लम हुई है, एक ही जीन में प्रॉब्लम हुई है, तो इसीलिए इन वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आप मेंडेलियन कहोगे, जो मेंडल्स लॉ को फॉलो करेंगे, जिन्हें आप पेडिग्री से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो क्रोमोसोम्स में डिस्टर्बेंसेस की वजह से होते हैं वो हो गए आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में अगेन इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो जीन ऑटोजोम पर लोकेटेड है या वो जीन सेक्स क्रोमोजोम पर है। सेक्स क्रोमोजोम में एक्स पर भी हो सकता है, वाई पर भी हो सकता है, वाई वाले हमारे कोर्स में नहीं है, हमें सिर्फ एक्स लिंक्ड देखने हैं। ऑटोजोमल में वो एलील जो है डिजीज कॉजिंग वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, और एक्स लिंक्ड में जितने भी हमारे कोर्स में हैं वो सिर्फ रेसेसिव वाले हैं। ठीक है, तो हमें तीन कैटेगरी ध्यान रखनी है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रेसेसिव और एक्स लिंक्ड रेसेसिव। बहुत इजी एग्जांपल याद करना, इसके में एक ही एग्जांपल दे रखा है मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। रेसेसिव में अभी रहने दो, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में मैंने तुम्हें फिजिक्स की फेमस बुक याद बता रखी है H.C. वर्मा, तो H इज हीमोफीलिया एंड C इज कलर ब्लाइंडनेस। तो बहुत इजीली तुम ये एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आता है बच्चों कि कौन से ऑटोजोमल रेसेसिव हैं, कौन से एक्स लिंक्ड रेसेसिव हैं, यू हैव टू रिमेंबर। वो एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर ऐड कर लेना, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी की तरह हमने 11th में एक और पढ़ा था ना, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, याद है? तो मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी का वैसे पूरा नाम है DMD, ड्यूशेंस मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव में आती है। तो मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी डोमिनेंट है, ऑटोजोमल है, और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, जिसमें हम पढ़ते हैं डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, अब बाकी जो डिसऑर्डर्स तुम पढ़ते हो वो सब रेसेसिव में डाल दो, जैसे कि कौन कौन से? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हैं। ओके, देन उसके बाद PKU, सिस्टिक फाइब्रोसिस, बस। ठीक है, ये वाले आप ऑटोजोमल रेसेसिव में डाल दो, सारे कवर हो गए जो तुम्हारे कोर्स में है, वो आ गए मेजर। देन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इस पे डिपेंड करता है कि क्रोमोजोम्स की वजह से एन्यूप्लॉइडी हुई है या पॉलीप्लॉइडी हुई है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है 2n से भी आगे की कंडीशन, 3n, 4n। क्या ह्यूमंस में कभी तुमने सुना है ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड हुई ह्यूमंस? कभी नहीं, तो दे आर नॉट इन ह्यूमन। इस तरह के डिसऑर्डर्स ह्यूमंस में नहीं मिलते। अगर ऐसा कोई जायगॉट बनेगा भी तो वो वहीं खत्म हो जाएगा, वो बर्थ मतलब वो एम्ब्रियोजेनेसिस ही नहीं करेगा। प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी मिलती है, पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे, लास्ट 15 सालों में नहीं आए, तो तुम्हें नहीं करना। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है, एन्यूप्लॉइडी में अगेन दो तरह के केस होते हैं, मोनोसोमी और ट्राइसोमी। मोनोसोमी और ट्राइसोमी का मतलब पता है क्या तुम लोगों को? मोनोसोमी का मतलब कि किसी भी सेल में तुम्हें हर जगह पेयर्ड क्रोमोसोम दिख रहे हैं, बट किसी एक जगह पर एक अकेला क्रोमोसोम दिख रहा है, यानी एक क्रोमोसोम सारे में से कम हो गया, तो क्या मैं इसको 2n-1 लिख सकती हूँ? और ट्राइसोमी का मतलब है कि तुम्हें हर जगह 2-2 क्रोमोसोम दिख रहे थे, बट किसी एक लोकेशन पर तुम्हें 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, तो क्या टोटल क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा हो गया क्या? तो 2n+1। बहुत सिंपल है। मोनोसोमी 2n-1 यानी एक क्रोमोसोम कम है, उसमें एक ही एग्जाम्पल तुम्हारे कोर्स में है, दैट इज टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम क्योंकि तुम्हें पता है इसमें 44 के साथ फीमेल्स में X0 होता है,
फीमेल्स में होता है ये, एक एक्स कम है उनमें। और ट्राइसोमी में 2 डिसऑर्डर्स हैं, एक है डाउन्स और एक है क्लाइनफेल्टर, DK, डाउन्स और क्लाइनफेल्टर। ठीक है, डाउन्स में 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, जो ऑटोसोम है ना हमारा 21 नंबर का, उस जगह 3 क्रोमोसोम दिखेंगे। और क्लाइनफेल्टर में 44 ऑटोसोम तो ठीक है, लेकिन XY के साथ एक एडिशनल X दिखेगा, क्योंकि ये मेल्स में होता है। डाउन्स तो मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है, क्योंकि तो ऑटोसोम में की वजह से हो रहा है, ये फीमेल्स में होगा और यहाँ पर एक एडिशनल X आ गया, तो दिस इज ऑल्सो ट्राइसोमी। तो बहुत ईजीली आप ध्यान रख सकते हो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपने ये चार्ट अच्छे से समझा है, पढ़ा है, लेक्चर में मैं कवर कर चुकी हूँ, यहाँ भी मैंने तुम्हें एक रिवीजन दे दिया। अब करें हम क्वेश्चंस, चलो। विच अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर निकालना है तुमको, कंफ्यूज किया ही नहीं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी दे दिया। अगर ऑप्शन में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी होता तो तुम कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए या तो कोई ट्रिक बना लेना बच्चों कि मायो डोमिनेंट में आता है और मस्कुलर रेसेसिव में आता है। मुझे तो कोई ट्रिक ऐसी मिली नहीं, तुम्हें मिले तो मुझे बता देना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, और बच्चों के काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ अ कलर ब्लाइंड, हाँ अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। ठीक है, देखो, इफ़ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि जो क्वेश्चंस हैं वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स पे आते हैं बच्चों, हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस पर आते हैं ज़्यादातर ये क्वेश्चंस। ठीक है, हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस पर आते हैं ज़्यादातर, लेकिन हो सकता है किसी और पर भी आ जाएं। अगर एक्स लिंक्ड पर आ रहे हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है करने का, इसके लिए तुम्हें एक लॉजिक पता होना चाहिए कि जितने भी एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं, रेसेसिव डिसऑर्डर्स ही हैं हमारे कोर्स में, उनके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है बच्चों, मेल में हमेशा XY होता है। तो अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव एलील मेल में है तो या तो इसके ऊपर एलील है या नहीं है, दो ही तो कंडीशन होगी ना मेल्स में। अगर मेल में एक अकेला एलील भी है तो ये मेल डिजीज्ड होगा कि नहीं, और अगर ये कंडीशन है तो मेल नॉर्मल होगा। क्या मेल कैरियर हो सकते हैं? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स की बात कर रही हूँ मैं, क्या उनमें मेल कैरियर हो सकते हैं? नहीं, या तो मेल अफेक्टेड होगा या नॉर्मल होगा। ठीक है, और रेसेसिव एलील है फिर भी एक अकेले ने खुद को एक्सप्रेस क्यों कर दिया? क्योंकि उसका साथी एक्स है ही नहीं, तो एक्स अकेला इज हेमीजाइगस, वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के लिए, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स के लिए, तो फीमेल में 3 कंडीशंस होंगी, या तो एक है, या दोनों पर एलील है, या दोनों पर ही नहीं है। तो अगर दोनों पर ही नहीं है तब तो बट ऑब्वियस फीमेल नॉर्मल है, अगर दोनों पर ही है तो फीमेल अफेक्टेड यानी डिजीज्ड है, और अगर एक पर है ना तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मेल में तो उसने एक्सप्रेस कर दिया क्योंकि उसका साथी एक्स था ही नहीं, बट यहाँ तो होमोलोगस एक्स है ना, तो इसका ये अगर रेसेसिव एलील है तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता बच्चों। दैट्स वाई इन फीमेल्स में सिम्टम तो नहीं होंगे बट ये एलील कैरी कर रही हैं, इसलिए इनको कैरियर कहा जाएगा। ये सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस होंगे पेडिग्री के भी और नॉर्मल क्वेश्चंस भी। ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के लिए है। अगर कोई भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता उनके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। ऑटोसोमल में हमें ये तो देखना नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, ऑटोसोमल में तो हमें ये देखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, चलो बता ही देती हूँ, डोमिनेंट है या रेसेसिव है। अगर डोमिनेंट है तो ये 3 कंडीशंस हैं मान लो, अगर डोमिनेंट एलील की वजह से डिजीज होती है तो इन 3 कंडीशंस में इसमें डिजीज होगी, इसमें भी डिजीज होगी, पर इसमें नो डिजीज। यस और नो? ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट है ना तो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा। और अगर डिसऑर्डर करने वाला एलील रेसेसिव एलील है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो इस कंडीशन में नहीं होगी डिजीज। क्या यहाँ ये डिजीज करेगा बच्चों? एक अकेला एक खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इस कंडीशन में डिजीज हो जाएगी। सिंपल। तो आपको समझ में आ गया जीनोटाइप्स का खेल किस तरह से खेलना है आपको। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखो, तो क्वेश्चन है, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन, है ना, कलर ब्लाइंड फीमेल दे दिया तो तुम्हें खुद क्लिक करना चाहिए। कलर ब्लाइंड फीमेल अगर है
तो बट ऑब्वियस कलर ब्लाइंडनेस, पहले तो याद आना चाहिए यार, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रेसेसिव है और फीमेल को डिजीज हुई है, इसका मतलब उनका जीनोटाइप यही है बट ऑब्वियस, क्योंकि या तो वो कैरियर होती वरना वो नॉर्मल होती। कैरियर को भी नॉर्मल मानेंगे, वो हमें पता लगाना पड़ता है क्वेश्चन पढ़ के कि क्या कह रहा है, ठीक है। मैन के लिए दिया है कि इनकी मदर कलर ब्लाइंड है, मैन की मदर कलर ब्लाइंड है, तो तुम सोचो कि मैन को जो एक्स वाई क्रोमोसोम मिलता है उसमें से एक्स मदर से मिलता है और वाई फादर से मिलता है, तो अगर मदर कलर ब्लाइंड रही होगी तो दोनों पे एक्स पे एलील होगा, तो डेफिनेटली एक एक्स डॉट तो यहाँ आया ही होगा। तो नहीं भी लिखा कि मैन कलर ब्लाइंड है, फिर भी इट इज़ अंडरस्टूड कि ये जो मेल है जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी वो भी कलर ब्लाइंड होगा। ये पूरा दिमाग का खेल है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। यानी एक्स डॉट वाई, मैन का जीनोटाइप हमें मिल गया एक्स डॉट वाई। अगर ये कहते मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड बच्चों, तो फादर वॉज कलर ब्लाइंड अगर कहते तब मैं नहीं कहती कि ये मेल कलर ब्लाइंड है, हमें मदर से ही पता चलेगा। और उसमें भी अगर मदर मान लो कैरियर होती, मदर कैरियर होती तो अगेन मैं नहीं बता सकती कि इसके पास एक्स डॉट आया है या एक्स आया है। सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसमें हम डेफिनेटली कह सकते हैं वी नो कि भाई ये जो मेल है, ये जो है मैन, ये कलर ब्लाइंड होगा। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, कभी कभार नहीं पता चलता तो हमें हर कंडीशन में क्रॉस करा के देखना पड़ता है। ओके, यहाँ तो क्लियर हो गया। सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, तो इन दोनों की शादी हुई है तो बताओ क्या होगा। अगर ये मिला तो एक्स डॉट, अगर इन दोनों गैमीट्स का फ्यूज़न हुआ तो एक्स डॉट वाई, इन दोनों गैमीट्स का फ्यूज़न हुआ तो अगेन एक्स डॉट, और इन दोनों गैमीट्स का फ्यूज़न हुआ तो एक्स डॉट वाई। यानी इस तरह के केस में, बट ऑब्वियस ना, दो कलर ब्लाइंड लोगों की शादी हो रही तो उनके सारे बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे, 100% कलर ब्लाइंडनेस होगी, इसलिए कभी भी ऐसी मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वही वाला क्वेश्चन 2021 में आया। इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। अब की बार क्वेश्चन सिकल सेल एनीमिया के लिए, बहुत बार आप लोग ना सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया को भी मिक्स कर देते हो, दोनों अलग अलग हैं बच्चों। हीमोफीलिया इज रिलेटेड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ तो ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि छोटा सा भी कट लगने पर बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, बहुत तेजी से ब्लीडिंग होती है, ये अलग है। एंड सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर आरबीसीज की शेप में प्रॉब्लम होती है, ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिफेक्ट है, ठीक है। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हैं। तो सिकल सेल एनीमिया पे क्वेश्चन आया है विच इज ऑटोसोमल रेसेसिव, तो हमें ये ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है। हाँ, क्या क्वेश्चन है, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया के लिए जीनोटाइप्स कैसे लिखते थे, याद है क्या? सिकल सेल एनीमिया के लिए 3 तरह के जीनोटाइप लिखते हैं हम। नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन को HbA कहा जाता है और डिफेक्टिव एलील को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ तो अभी मैं ये लिख लूँ, रेसेसिव एलील है ये भी, तो स्मॉल एस 3 कंडीशंस हो सकती हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए कॉमन है सिकल सेल एनीमिया, तो क्योंकि ये ऑटोजोमल है, ये बात ध्यान देने वाली है। अगर कलर ब्लाइंडनेस होता तो मुझे देखना पड़ता है एक्स है कि वाई है, ओके। तो ये नॉर्मल पर्सन होगा, ये कैरियर पर्सन होगा, सिम्टम्स नहीं होंगे पर कैरियर होगा, और इसमें ये भी देखा गया है कि इनकी कुछ सेल सिकल सेल्ड भी होती हैं, ठीक है। आरबीसीज की जो शेप है कुछ सिकल होती है कुछ नॉर्मल होती है, और ये डिजीज होगा, इसको डिजीज होगी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 2 ऐसे लोग जो हेट्रोजाइगस हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाले कॉम्बिनेशन की मैरिज हुई है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड, बता दो भाई, वही क्रॉस करवा लो, ये दोनों मिलेंगे तो AA आएगा, ये दोनों मिलेंगे तो AS आएगा, ये दोनों मिलेंगे तो AS आएगा, और ये दोनों मिलेंगे तो SS आएगा। तो इन तीनों केस में तो डिजीज होगी नहीं, सिर्फ इसी केस में होगी, यानी सिर्फ 25% चांसेस हैं प्रोजेनी वुड बी अफेक्टेड। सिंपल, सीख रहे हो कैसे करने हैं क्वेश्चंस, कर लोगे अगर नीट में आएगा तो। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की। 2024 का क्वेश्चन चाहिए, हाँ वही मैं सोच रही थी, जेनेटिक डिसऑर्डर से 2024 में तो क्वेश्चंस आए थे, तो सबसे पहले ऊपर होना चाहिए था, ये पीछे कैसे चला गया क्वेश्चन, हमने सीधा 2022 का कर लिया क्या बच्चों? अच्छा, वो सीक्वेंस गड़बड़ हो गई इसकी वजह से। 1 मिनट ज़रा मैं इसको ऊपर ले लूँ क्या क्वेश्चन को, जिससे हमारी सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं हो।
क्या था देखो 2024 में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम अभी बताया, अभी थोड़ा सा यहाँ पे मेमोरी भी काम करेगी आपकी कॉन्सेप्ट के साथ, कि डाउन सिंड्रोम के लिए 21st क्रोमोसोम की ऑटोसोमी हुई थी, ट्राइसोमी हुई थी, तो 21st क्रोमोसोम से मैच कर दो। अब अल्फा और बीटा थैलेसीमिया भी दे दिया यहाँ पर इन्होंने तुमको, ठीक है। कैसे, ये मैंने ट्रिक बता रखी है बहुत अच्छे से, अल्फा में 11 और बीटा में 16 बता रखी है क्या। अल्फा में, ओहो मैंने खुद ही उल्टा लिख दिया, मैं वही देख रही थी ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही। अल्फा में ये जो सर्कल है इसका ये 6 का है, तो अल्फा में 16 और बीटा में ये जो है डंडा ये 11 का है, तो ये 11 मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, तुम्हें कोई और तरीका हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कर देना, ठीक है। तो अल्फा, अच्छा पहले तो हम ये देखते हैं थैलेसीमिया है क्या भाई। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को अगर आप कंपेयर करोगे बच्चों, तो एक चीज़ और है जिसमें आप कंफ्यूज होते हो कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव है और कौन सा क्वांटिटेटिव है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तुम खुद बताओ। सिकल सेल एनीमिया के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आरबीसीज का शेप डिफेक्टिव हो गया है ना। नॉर्मली आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है, यहाँ पर सिकल शेप्ड हो गई हैं, इलॉन्गेटेड हो गई हैं, है ना, इस तरह से इलॉन्गेटेड हो गई हैं, पॉइंटेड सिकल शेप्ड हो गई हैं। तो क्यों हुई है ये सिकल शेप, क्योंकि हमें ये अच्छी तरह से याद है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन की चेन है उसमें एक अमीनो एसिड डिस्टर्ब हो गया था। अमीनो एसिड क्यों डिस्टर्ब हुआ होगा, क्योंकि अमीनो एसिड आरएनए से कोड होता है और आरएनए डीएनए से कोड होता है, तो इसका मतलब डीएनए में म्यूटेशन हुआ है। यहाँ पर एटी की जगह अब देखो टी हो गया, सिर्फ इतना सा म्यूटेशन हुआ है कि यहाँ पर एडेनिन की जगह थाइमिन, बट ऑब्वियस उसके सामने का भी चेंज होगा, और उसकी वजह से एमआरएनए में जो जीएजी कोडोन होना चाहिए था वो जीयूजी हो गया, जीएजी की जगह जीयूजी हो गया। जीएजी अगर आपको वो चेकर बोर्ड याद हो तो जीएजी कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, GLU इज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन मत कर देना, ग्लूटामीन अलग अमीनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड अलग होता है, ग्लूटामीन को GLN से लिखते हैं, वो अलग है, ये GLU ग्लूटामिक एसिड है, और GUG कोड करता है वैलिन के लिए। तो इसका मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन में, ये भी ध्यान है आपको, सारे टॉपिक्स को रिलेट करो। हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं, तो उसमें हम बीटा चेन की बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं, बीटा चेन की बात कर रहे हैं, ये भी पूछ लेंगे तुमसे। तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन का जो अमीनो एसिड है वो नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, बट डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन में वो वेलिन हो गया, और इसी वजह से ये एक डिफेक्टिव चेन हो गई है, चेन की क्वालिटी ही खराब हो गई है, डिफेक्टिव चेन है। तो बट ऑब्वियस ये कैसा डिसऑर्डर हुआ, क्वालिटेटिव। कैसा डिसऑर्डर हुआ, क्वालिटेटिव। मैं ये थोड़ा कह रही हूँ चेन कम बन रही है कि ज़्यादा बन रही है, मैं कह रही हूँ चेन की क्वालिटी खराब हो गई है, जो सही जगह जो होना चाहिए था वो नहीं है। तो बट ऑब्वियस, और ये जो इस तरह की डिफेक्टिव चेन्स वाला हीमोग्लोबिन है बच्चों, इट हैज़ द टेंडेंसी टू पॉलीमराइज। ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की बहुत सारी चेन्स आपस में जुड़ती जाती हैं और पॉलीमराइज हो जाती हैं, और इसी वजह से आरबीसी की शेप भी डिस्टॉर्ट हो जाती है, आरबीसीज भी इलोंगेटेड हो जाती हैं अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। जनरली जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में थोड़ी बहुत भी, उसी एरिया की जो ब्लड सेल्स हैं उनमें ये चेंजेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो याद रहेगा सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हर एक चीज़ एक एक पॉइंट जो बताया सब पे क्वेश्चन आता है। इसमें एक कन्फ्यूज़न कई बार बच्चों को ये होता है कि मैम नॉर्मल और उसमें कैसे याद रखें, तो बहुत आसान है। ABCD में जो पहले आता है वो पहले, और जो बाद में आता है वो बाद में। A पहले आता है तो GAG नॉर्मल कोडोन है, U बाद में आता है तो GUG एबनॉर्मल कोडोन है, ग्लूटामिक एसिड G पहले आता है तो ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल है, V वैलिन बाद में आता है तो वैलिन एबनॉर्मल है, यानी ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ऐसे मत कर देना वैलिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड, वो गलत हो जाएगा। डन कर लोगे, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने समझाया। एंड साथ साथ में थैलेसीमिया भी सुन लो। थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में भी हीमोग्लोबिन की चेन में प्रॉब्लम हुई है, बट अब की बार कोई डिफेक्ट नहीं हुआ है, अब की बार कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ है जीन में, अभी भी जीन म्यूटेशन तो है, पॉइंट म्यूटेशन तो है, पर अब की बार ऐसा म्यूटेशन हुआ है बच्चों जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं उनका सिंथेसिस रिड्यूस हो गया है, वो ज़रूरत से कम बन रही हैं, कम अल्फ़ा कम बीटा बन रही हैं, और उसमें भी फिर दोनों में अलग अलग है, क्योंकि अल्फ़ा चेन बनाने वाला जीन अलग है और बीटा चेन बनाने वाला जीन अलग है। सेम जीन से नहीं बनते दोनों चेन, दो अलग अलग प्रोटीन है, सेम जीन कैसे बनाएगा भाई, है ना। तो डिपेंड करता है कि कौन से जीन में डिफेक्ट आया है, दोनों में साथ में नहीं आता। अगर क्रोमोसोम नंबर 11 के जीन पर डिफेक्ट आता है तो 11 से बीटा चेन बनती है,
अगर क्रोमोसोम नंबर 16 में डिफेक्ट आता है तो अल्फा चेन में डिफेक्ट, अल्फा चेन कम बनती है। ठीक है, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा क्रोमोसोम नंबर 11 बीटा के लिए है और क्रोमोसोम नंबर 16 अल्फा के लिए है। ये रहा, और उसमें भी ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था कि बीटा का जो जीन है ना 11th क्रोमोसोम पे, मान लो ये क्रोमोसोम है, वहाँ तो एक ही जीन है, ये रहा HBB, लेकिन अल्फा चेन बनाने के लिए 2 जीन है बच्चों, 2 जीन है, एक का नाम है HbA1 और एक है HbA2। ठीक है, तो ए के लिए 2 हैं, A1 A2, पर बीटा बी के लिए एक ही है, तो दैट इज ओनली सिंगल जीन HbB। डन, क्लियर। तो ये कैसा डिफेक्ट हुआ, यहाँ चेन्स कम बन रही हैं, क्वांटिटी में प्रॉब्लम आ रही है, सो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। ये लिख रहा क्वांटिटेटिव है थैलेसीमिया, जबकि सिकल सेल एनीमिया जो पहले हमने पढ़ा था वो कैसा था, वो था क्वालिटेटिव। डन, क्लियर। चलो, तो अल्फा को किससे मैच करूं, अल्फा को मैच कर दो 16th क्रोमोसोम से और बीटा को मैच कर दो 11 से, क्लाइनफेल्टर को मैच कर दो X से, क्योंकि क्लाइनफेल्टर मेल्स में होता है, एक X एडिशनली आ जाता है, इसलिए मेल्स में फीमेल वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, सो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है लकीली, तो किसी को नहीं भी पता होगा ये दोनों के बारे में तो भी उससे ये क्वेश्चन बन गया होगा, है ना। देन ये तो कर ही लिया था हमने, 2023 में भी था क्या इससे क्वेश्चन, यस 2023 में तो इससे 3 क्वेश्चंस हैं। चलो यहाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो क्या क्वेश्चन है, पेडिग्री का क्वेश्चन आ गया, चलो साथ साथ में बता देती हूँ, कोई नहीं। विच सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री। रिलेटिव्स में अगर मेटिंग होती है बच्चों तो उसे 4th वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में लिखा है क्या, कंसेंग्विनियस मैरिज। एक मिनट, कहाँ गए, ये रही कंसेंग्विनियस मेटिंग। ठीक है, नियर रिलेटिव्स में अगर मैरिज होती है तो उसको डबल लाइन से करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो एक ही मतलब क्या बोलते हैं नियर रिलेटिव्स, यानी किसी एक ही क्या बोलते हैं उसको, पीढ़ी जनरेशन के जो लोग होते हैं उनमें बहुत सारे रेसेसिव एलील्स छुपे रहते हैं। तो अगर 2 लोगों में मैरिज होगी तो वो रेसेसिव मिलकर खुद को एक्सप्रेस कर देगा और जो डिसऑर्डर अभी तक उस जनरेशन में छुपा हुआ था वो आ जाएगा। इस वजह से कहा जाता है कि दीज टाइप ऑफ मीटिंग्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, हमारी भारतीय परंपराओं में, संस्कृति में जो भी चीज़ें बनी हुई है ना बच्चों, कहीं ना कहीं उनके साइंटिफिक लॉजिक्स हैं, बस हम उनको कितना कोरिलेट कर पाते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, हमें क्या सिखाया गया है उस पर भी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड ये मेटिंग का तो नॉर्मल सिंबल है ही, और कोई सिंबल आ जाए तो कर दोगे क्या, सिर्फ एक ये वाला सिंबल देख लो। जैसे अगर अनस्पेसिफाइड है, पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है पेडिग्री में बनाते वक्त, तो फिर इस तरह से डायमंड जैसा साइन बना देते हैं, है ना। ये ऑफस्प्रिंग्स को बताता है, डार्क जो है वो अफेक्टेड है और जो लाइट कलर के हैं वो सारे नॉर्मल हैं, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कोई भी सिंबल पूछ सकते हैं, 2023 में पूछा है तो अगली बार कुछ और पूछ सकते हैं। देन 2023 का एक और क्वेश्चन देख लो, विच आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर के लिए क्या सही है ना, क्लाइनफेल्टर्स के लिए क्या सही है बताना है, क्या हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, चलो इसको करने से पहले एक बार तुम्हें ये भी बता देती हूँ मैं कि अभी हम और आएंगे दोबारा इन वाले डिसऑर्डर्स पे, सारे नहीं हुए हैं अभी, हमारे ईयर वाइज चल रहे हैं ना, हम दोबारा आएंगे। अगर हाँ इनकी बात करें हम बच्चों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें, तो अभी मैंने तुम्हें चार्ट में बताया कि ये 2 तरह के हैं, एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी, जिसमें से पॉलीप्लॉइडी ऑफन सीन इन प्लांट्स, ह्यूमंस में नहीं होती। एन्यूप्लॉइडी में मैंने तुम्हें कहा मोनोसोमी या ट्राइसोमी हो सकती है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन्यूप्लॉइडी, गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम, या तो एक क्रोमोसोम ज़्यादा था या एक कम था, अगर गेन हुआ है तो ट्राइसोमी, लॉस हुआ है तो मोनोसोमी, तो डेफिनेशन आ सकती है। क्यों हुआ है गेन और लॉस, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, भाई आप पढ़ते हो ना कि क्रोमैटिड सेग्रीगेट हो जाने चाहिए, बट कोई एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए तो 2 क्रोमैटिड एक साथ इस तरफ चले जाएंगे और इस तरफ एक भी नहीं जाएगा, तो क्या होगा, एक तरफ एडिशनल एक तरफ एक कम हो जाएगा। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड अगर प्रॉपरली नहीं होता तो इट विल लीड टू एन्यूप्लॉइडी। एंड व्हाट लीड टू पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी कब होती होगी, सोचो 3n 4n कंडीशन। पॉलीप्लॉइडी तब होगी बच्चों, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक ही सेल में डिप्लॉइड सेट की जगह 3 सेट हैं, 4 सेट हैं, तो पॉलीप्लॉइडी कब हुई होगी, अगर फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज।
टीलोफेज स्टेज तक तो सब कुछ हुआ, उसके बाद जब साइटोकाइनेसिस होता ना, न्यूक्लियाई दोनों अलग अलग हो जाते, वो नहीं हुआ। तो एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है, और कई बार ऐसा भी होता है न्यूक्लियस भी एक ही है और उसके अंदर बहुत सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, सो दिस इज पॉलीप्लॉइडी। दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, एन्यूप्लॉइडी का क्या रीजन है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद रखना, और पॉलीप्लॉइडी का क्या रीजन है। डन। देन तो यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम की वजह से, एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम की वजह से, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से। ठीक है ना। अब इसमें जो 3 डिसऑर्डर हैं उनमें डाउन सिंड्रोम के तुम्हें सब तीनों के सिम्टम्स पता होने चाहिए। डाउन सिंड्रोम में जब बेबी बॉर्न होगा तो उसमें क्या हो गया, देखो बहुत अलग सी अपीयरेंस होती है उसके फेस को बोलते हैं मंगोलियन फेस, मंगोलियन लोग की तरह दिखता है वो फेस थोड़ा, इसलिए मंगोलियन फेस बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा है ना क्या होता है, जैसे बैक जो होता है वो पीछे से चपटा होता है, ब्रॉड फ्लैट फेस, फेस भी ऐसे आगे से उभरा हुआ ना होकर थोड़ा फ्लैट टाइप का होता है। ठीक है, फिंगर टिप्स में भी देखा गया है बहुत सारे लूप्स होते हैं, ये जो पाम क्रीज पैटर्न है अपना ये भी बहुत स्पेसिफिक होता है उनमें। हाँ, इन बच्चों में मुंह खुला सा रहता है, पार्शियली ओपन माउथ होता है क्योंकि इनकी टंग बहुत बड़ी और रिंकल्ड होती है, बिग एंड रिंकल्ड टंग। ठीक है, मुंह टंग बड़ी होगी तो मुंह हल्का सा पार्शियली ओपन रहेगा। और येस, वेरी इंपॉर्टेंट, डाउन सिंड्रोम्स के बच्चों में बाय बर्थ हार्ट डिजीजेस, कोई ना कोई हार्ट डिफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। अलग अलग एज है, कई बार 14-15 साल तक, कई बार उससे ज़्यादा भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है ना। ये देखो इसमें आपको 21 नंबर पर ट्राइसोमी दिख रही है, 21 नंबर है। ओके, दिस इज कॉल्ड कैरियोटाइप। इस तरह जो सेल्स के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैरियोटाइप बोलते हैं। लिखा है क्या यहाँ पे नीचे, नहीं लिखा, कोई नहीं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया, आगे देख लो। डाउन सिंड्रोम के बाद आता है कौन सा, ये हाँ, क्लाइनफेल्टर और टर्नर्स में क्या डिफरेंस है, देखो मिक्स मत कर देना। क्लाइनफेल्टर्स मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मेल में हो रहा है, स्पेलिंग भी लंबी है, हाइट भी लंबी है। इनमें मेल्स में बहुत टॉल स्टैचर्ड मेल होते हैं ये, यानी इनमें मेल के फीचर्स तो हैं बच्चों, लेकिन एडिशनल एक्स की वजह से फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलप होना, गायनेकोमेस्टिया मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि एक एडिशनल एक्स है तो इनमें स्टेराइल भी होते हैं ये, इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते, दीज मेल आर स्टेराइल, ध्यान रखना। ठीक है, सिमिलरली अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें, टर्नर जो कि फीमेल्स में होता है, टर्नर ट्राइसोमी में मत कर देना तुम, मैं बच्चों को याद कराती हूँ, टर्नर टी से है, ट्राइसोमी का नहीं है। टर्नर इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी, बाकी दोनों ट्राइसोमी में है, टर्नर ट्राइसोमी नहीं है, टर्नर मोनोसोमी है। ठीक है, तो टर्नर में क्या होता है फीमेल्स में, अब यहाँ तुम फीमेल में मेल की फीचर्स मत डाल देना, टर्नर में हम कह रहे हैं एक्स 0 है, मैं थोड़ा कह रही हूँ टर्नर में XXY है, टर्नर में भी XXY होता तो शायद हम कुछ कर देते यहाँ पे, ऐसा नहीं है। फिर तो सेम कैरियोटाइप, सेम जीनोटाइप से 2 अलग अलग डिसऑर्डर कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर फीमेल में एक X एब्सेंट है, तो इनमें है तो फेमिनाइन कैरेक्टर, बट वो भी अंडर डेवलप्ड है, पूरी तरह से फेमिनाइन कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, प्यूबर्टी के टाइम पर जो चेंजेस होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हाइट बहुत छोटी रह जाएगी, शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होंगे, एंड अगेन ये भी स्टेराइल होंगे, इनमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो स्टेरिलिटी तो दोनों में होगी, बट क्लाइनफेल्टर जो लंबा है उसमें लंबाई बढ़ा दो मेल्स की तो ये मेल में होता है, टर्नर में फीमेल की हाइट छोटी कर दो तो वो फीमेल्स में होता है। ठीक है क्या, इस तरह से तुम इजीली चीज़ों को याद रख सकते हो। लिखा है ना, देखो रूडिमेंट्री ओवरीज, ओवरीज ही ग्रोथ नहीं कर रही तो फिर कहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह होगा, स्टेराइल होंगे। ठीक है, होगा भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा या कुछ भी जो भी और होता होगा वो सारी प्रॉब्लम्स। क्लियर। अब बताओ, तो क्लाइनफेल्टर के लिए तुम्हें करेक्ट बताना है। दिस डिसऑर्डर डिस्क्राइब्ड बाय डाउन, नाम से पता चल रहा है तो डाउन सिंड्रोम के लिए है। 1866 में डाउन सिंड्रोम हुआ था, ईयर भी दिया है देखो, 2023 में आया, इसलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वैसे याद रहता नहीं है ईयर। सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, ओवरऑल तो वो मैस्कुलाइन है, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। मैस्कुलाइन यानी मेल, फेमिनाइन यानी फीमेल। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, क्लाइनफेल्टर लंबी स्पेलिंग, टॉल स्टैचर्ड। ठीक है, हमें करेक्ट निकालना है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, देखना जरा लिखा है क्या क्लाइनफेल्टर में, ये जो लाइन अपन ने पढ़ी है डाउन्स में लिखी है बच्चों, डाउन्स में लिखा है फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, डाउन्स में होता है।
ओके, सो ये गलत है। एंड स्टेराइल तो ठीक है, यानी करेक्ट पूछा है हमसे बी एंड ई। ओके, नेक्स्ट, ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज, अभी बताया था डाउन सिंड्रोम में बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का ये जो हमारी हाथ की रेखाएं हैं, पाम क्रीज है, फिंगर लूप्स हैं, वो अलग होते हैं। 2020, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ये भी क्लासिफिकेशन बताया, उस पर उससे कर सकते हो तुम। HC वर्मा एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड है, ये गलत, ठीक है। देन फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, फिनाइल कीटोन यूरिया PKU ऑटोजोमल डोमिनेंट में सिर्फ एक है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो वो ये ऑटोजोमल रेसेसिव है, गलत। सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोजोमल रेसेसिव है, यस। और ये क्या लिख दिया, क्रोमोसोम नंबर 11, ये तो गड़बड़ हो गया। क्रोमोसोम नंबर 11 तो थैलेसीमिया के लिए था, है ना, क्रोमोसोम नंबर 11 तो थैलेसीमिया के था। लेकिन देखो तुम सोचो, क्रोमोसोम नंबर 11 गलत तो नहीं हो सकता, मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा रही हूँ कि थैलेसीमिया के लिए तो था, बट थैलेसीमिया में भी तो हीमोग्लोबिन चेन डिफेक्ट हुई थी, और 11 बीटा के लिए था, 11 बीटा के लिए था, बीटा चेन डिफेक्ट हुई थी। और सिकल सेल एनीमिया में भी बीटा चेन डिफेक्ट होते हैं, यानी सिकल सेल एनीमिया में भी इसी क्रोमोसोम के जीन में डिफेक्ट आया है, डिफेक्ट अलग टाइप का है, और वहाँ थैलेसीमिया में अलग टाइप का था, तो गलत नहीं है ये, दिस इज नॉट रॉन्ग, है ना। देखो 2020 में अच्छा क्वेश्चन है। थैलेसीमिया तो एक्स लिंक्ड है ही नहीं, एक्स लिंक्ड में तो H एंड C, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस है, तो ऑप्शन 3, ठीक है। देखो ऐसे कभी कभार इनडायरेक्टली लिंक भी करनी पड़ती हैं तुम्हें चीज़ें। नेक्स्ट 2019 का, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट है, ये क्या हुआ, दोबारा लिख दिया क्या, हैज एन, हाँ दोबारा आ गई ये लाइन, एक मिनट इसको हटा दो। ओवरऑल मैस्कुलाइन गायनेकोमास्टिया एंड स्टेराइल, तो किसकी बात हो रही है, क्लाइनफेल्टर्स की। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, मतलब तुम समझ गए ना, तीनों को थ्योरी में पढ़ोगे तब तो तुम्हें लगेगा हमें सब आता है, पर जब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा कि कहाँ उलझते हैं। तो आपको वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट एकदम क्लियरली समझ के रखना है। क्लाइनफेल्टर लंबा लंबा मेल, टर्नर छोटा छोटी फीमेल, तो गड़बड़ नहीं होगी। डाउन्स दोनों में होता है, मेल एज वेल एज फीमेल, क्योंकि वो ऑटोजोम की वजह से है। कौन सा ऑटोजोम, 21 नंबर का ऑटोजोम, ठीक है। आगे बढ़े, अ विमेन हैज एक्स लिंक्ड कंडीशन, X-linked condition on one of her X chromosome, this chromosome can be inherited by, इसमें क्या बात है, कह रहे हैं कि एक विमेन में X-linked condition है, कोई भी कोई एलील है वो X पर है, तो ये क्रोमोसोम इनहेरिट कैसे होगा। अगर ये क्रोमोसोम अगली जनरेशन में जा रहा है, बच्चों बताओ क्या इनके सन में कोई भी दोनों में से X क्रोमोसोम जाएगा, यस सन में जाएगा, सन में X इन्हीं से तो जाएगा, है ना। और डॉटर में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर दोनों में से एक भी अफेक्टेड है या दोनों अफेक्टेड हैं तो सन के थ्रू भी इनहेरिट होंगे और डॉटर के थ्रू भी इनहेरिट होंगे। अगर क्वेश्चन होता कि फादर में है, अगर क्वेश्चन होता मान लो कि फादर में एक्स क्रोमोसोम पर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ये कैसे जाएगा आगे, तो क्या सन में जाता ये एक्स क्रोमोसोम, नहीं, तो फादर का एक्स क्रोमोसोम तो डॉटर के थ्रू ही आगे जाएगा, क्योंकि सन को तो फादर से एक्स मिलता है, पर मदर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो सन के थ्रू भी आगे जा सकता है और डॉटर के थ्रू भी इनहेरिट हो सकता है। सो ऑप्शन 4, बोथ सन एंड डॉटर, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2017 का क्वेश्चन है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है भाई। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव, नहीं। थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन, यस। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव, नहीं। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव, चेन में प्रॉब्लम हुई है। बोथ आर क्वालिटेटिव, नहीं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, समझ गए क्या, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा दिया है। अभी एन्यूप्लॉइडी में हमने पढ़ा कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स नहीं हो रहा, तो नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है कि कोई चीज़ सेपरेट नहीं हो पाई है। अब ये कह रहा है ऑटोजोम सेपरेट नहीं हो पाया है, तो एन्यूप्लॉइडी में हमने 3 ही तो डिसऑर्डर पढ़े हैं, डाउन, क्लाइनफेल्टर और टर्नर, जिसमें से ये दोनों तो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से हैं, तो ऑटोजोम की वजह से डाउन से, यानी ऑप्शन 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आगे बढ़ जाएं। इफ़ अ कलर ब्लाइंड, लो वापस से आ गए वो कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन।
इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ विमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, सब कुछ क्लियरली लिख दिया। मैन कलर ब्लाइंड है यानी ये, विमेन होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, लो होमोजाइगस, अच्छा हाँ वही मैं देख रही थी, अगर सिर्फ नॉर्मल लिखते तब तो हमें क्या पता वो होमोजाइगस है या कैरियर है, पर होमोजाइगस लिख दिया है तो इसका मतलब वो कैरियर भी नहीं है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन, सारे प्रोजेनी नहीं पूछे, सन में प्रोबेबिलिटी पूछी है कलर ब्लाइंडनेस की, तो बताओ या तो x डॉट एक्स होगा, ये भी सेम ही होगा x डॉट एक्स, ये दोनों मिलते हैं तो xy, और अगर ये दोनों मिलते हैं तो xy। कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, 0%, क्योंकि सन को X क्रोमोसोम मदर से मिलता है, अगर मदर में है ही नहीं अफेक्टेड है क्रोमोसोम तो सन विल बी सेफ। सॉरी, सन को डिसऑर्डर नहीं होगा। क्लियर है क्या? 0% आंसर है इसका। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, हीमोफीलिया H एंड C एक्स लिंक्ड रेसेसिव में आते हैं, यस। डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, मोनोसोमी या ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी का है टर्नर, ट्राइसोमी का है D एंड K। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, क्या? यस, फिनाइलकीटोन्यूरिया को हमने ऑटोजोमल रेसेसिव में रखा था। सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रेसेसिव में था, एक्स लिंक्ड नहीं है, प्लीज गड़बड़ मत कर देना, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक है। सो जो भी मतलब आप तो ये याद रखो कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है और H एंड C एक्स लिंक्ड है, तो बाकी जितने भी डिसऑर्डर आपके कोर्स में है वो सब AR यानी ऑटोसोमल रेसेसिव में आते हैं, ठीक है। सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हैं बच्चों, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2016 का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है? हीमोफीलिया H एंड C एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया में होता क्या है, मैंने आपको बता दिया, इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, रॉयल डिजीज ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो क्वीन विक्टोरिया थी उनकी फैमिली में, क्वीन विक्टोरिया इसकी एक कैरियर थी, तो उनकी फैमिली में कई सारे डिसेंडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी। एंड हीमोफीलिया में बच्चों जनरली, वैसे देखो ये एक्स लिंक्ड है, तो एक्स लिंक्ड मेल्स में ज़्यादा होती है या फीमेल्स में? फीमेल में तब जाके होगी जब दोनों एक्स पर एलील हो, जो कि कंडीशन बहुत रेयरली बनती है। इसलिए कोई भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, चाहे हीमोफीलिया है चाहे कलर ब्लाइंडनेस है, दोनों में लिखा हुआ है कि इनकी फीमेल्स में फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, मेल्स में ज़्यादा है, ठीक है। और उसमें भी अगर कलर ब्लाइंडनेस है मेल्स में तब तो ठीक है, उनको बस रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मेल हीमोफीलिया के साथ बॉर्न हुआ है तो उनके बहुत समय तक सर्वाइव करने का चांस नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है कोई ना कोई इंजरी तो होगी ही, और इंजरी अगर हुई तो इनमें क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड लॉस की वजह से पर्सन विल डाई, ठीक है। तो हीमोफीलिया में ध्यान रखेंगे आप लोग कि दो फैक्ट्स याद रखेंगे, एक तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, क्योंकि फीमेल में हीमोफीलिया तब आता जब किसी इस कॉम्बिनेशन की शादी होती, एटलीस्ट ये कैरियर होती और ये डिजीज़ होता, और डिजीज़ वाला वाइबल ही नहीं है, आगे तक लाइफ लीड ही नहीं कर पाते, तो मैरिज की एज तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, तो दिस इज़ हाईली रेयर, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। और एक एक क्वीन विक्टोरिया वाला पॉइंट याद रखना, डन। चलिए नेक्स्ट, इन पे जनरली वो क्रॉस वाले क्वेश्चंस नहीं आते। कलर ब्लाइंडनेस में भी ये चीज़ ध्यान रखना कि एक तो रेड एंड ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। रेड एंड ग्रीन कलर में 3 कोन्स होते हैं ना हमारी आइज में, BGR, ब्लू, रेड, ग्रीन, तो रेड और ग्रीन में नहीं कर पाता। और ये भी दिया है, ये भी अगेन पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में देखें तो 8% मेल्स एंड 0.4% फीमेल्स को, 0.4, 8 में भी 4 का भी 0.4, ठीक है, क्लियर। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2015 का क्वेश्चन है, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन विद नॉर्मल साइट हु हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो हमें ग्रैंड सन में बताना है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्वेश्चन। देखो कलर ब्लाइंड मैन है, तो कलर ब्लाइंड मैन का मतलब ये कंडीशन है, ये तो क्लियर है। मैरिज अ वुमेन विद नॉर्मल साइट, वुमेन की साइट नॉर्मल है और ना ही उनकी कोई कलर ब्लाइंडनेस की हिस्ट्री है उनकी फैमिली में, यानी वुमेन कैरियर भी नहीं है, तो ये भी पता चल गया हमें वुमेन का ये होमोजाइगस होगा। अब इन्होंने सन या डॉटर में नहीं पूछा, ग्रैंड सन में पूछ लिया बच्चों, ठीक है। तो पहले तो आप इसका कॉम्बिनेशन बना लो, ये मिला तो x डॉट एक्स, ये हुआ तो x डॉट एक्स,
ये दोनों हुआ तो XY और ये दोनों हुआ तो XY। इसका मतलब सन में तो डिजीज जा ही नहीं रही, तो सन से तो आगे कलर ब्लाइंडनेस जाएगी नहीं। अब डॉटर की बात कर लेते हैं। डॉटर इनकी कैरियर होंगी। अब एक कैरियर डॉटर का क्रॉस कर, मतलब ग्रैंड सन हमें बेटे वाला नहीं देखना, बेटी वाला देखना है, क्योंकि बेटे वाला तो नॉर्मल है केस, ठीक है। तो अगर हम बेटी वाला देखें यानी x डॉट एक्स डॉटर की अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें है ना इन्होंने ये नहीं बोला कि यार इसकी शादी किससे हुई है, नॉर्मल से हुई है कि कलर ब्लाइंडनेस से हुई है। तो इस केस में आप ये मान के चलो कि इसकी शादी एक नॉर्मल मेल से हुई है, कलर ब्लाइंडनेस तो कोई क्यों ही करेगा, यूँ समझ लो, ठीक है। तो इसकी शादी एक नॉर्मल उससे हुई है, तो नॉर्मल होने से क्या होगा, अब इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि ऐसे कैसे हम मान लें आपको कुछ तो देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं दिया तो ठीक है। तो अगर ये दोनों मिलते हैं तो x डॉट एक्स, ये मिलता है तो x डॉट वाई, ये मिलता है तो x, और अगर ये मिलता है गैमीट्स तो xy। यानी इनमें नॉर्मल डॉटर है, कैरियर डॉटर है, डॉटर्स में तो डिजीज़ है ही नहीं, और सन में, मतलब ग्रैंड की बात हो रही है, सन में अगर हम देखें तो 50% चांसेस है सन में डिजीज़ होने के और 50% चांसेस है डिजीज़ नहीं होने के। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंड सन बीइंग कलर ब्लाइंड। अब यहाँ पर है ना बच्चों, मैंने देखा था अलग अलग PYQs बुक में थोड़ी सी एक गड़बड़ी ये है कि अगर आपको ग्रैंड सन का निकालना है ना, तो जनरली क्या होता है, अगर सन या डॉटर का पूछते हैं तो हम 2 सन के बीच या 2 डॉटर के बीच ऐसे देखते हैं, और अगर प्रोजेनीज में पूछते हैं तो फिर चारों में से देखते हैं। जैसे इस केस में तुम समझो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैं तुमसे बोलूँ प्रोजेनी में बताओ कि प्रोजेनी में कितना % चांसेस है, तो सिर्फ एक ही प्रोजेनी ऐसी है जिसकी अफेक्ट होने का चांस है, तो यानी 25%। पर अगर सन में मैं देखूं तो 50-50% चांसेस है, तो आंसर हो जाएगा 50%, है ना। तो अगर ग्रैंड सन लिखा है तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 50% होना चाहिए आंसर, ओके। बट कुछ बुक्स में मैंने देखा है, बल्कि ज़्यादातर में देखा है, इसका आंसर ये दे रखा है क्योंकि उन्होंने प्रोजेनीज में कैलकुलेट किया है कि सारी प्रोजेनीज में मिलाकर उनमें 0.25 प्रोबेबिलिटी है, ठीक, क्लियर। तो वो तुम क्वेश्चन पढ़ लेना, पर ज़्यादातर क्वेश्चन तुम देखना जब भी प्रोजेनी में पूछा होता है तो इसका मतलब तुम्हें चारों में से देखना है, और अगर सन या डॉटर में इंडिविजुअली पूछा है तो 2 सन में और 2 डॉटर में देखना है, उसी अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट 2015 का ही एक और क्वेश्चन है। इन द पेडिग्री क्वेश्चन है, द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द गिवन पेडिग्री बहुत अच्छे से मैंने NCERT लाइन टू लाइन में सिखाया हुआ है कैसे करते हैं। एक बार देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है, तो एक चीज़ तो मैंने तुम्हें बहुत सिंपल सी वहाँ पे ट्रिक बताई है, तुम किसी भी पेडिग्री में ध्यान से देखना, अगर तुम्हें कोई ऐसा ब्लॉक मिल जाए, ऐसा ब्लॉक मतलब जिसमें दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं फिर भी उनके प्रोजेनी में डिजीज़ हुई है, तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये केस रहा हो, तभी स्मॉल ए साथ में आएगा। दोनों अनअफेक्टेड है फिर भी इसमें आ गया। अगर डोमिनेंट होता ये केस तो दोनों अनअफेक्टेड, डोमिनेंट का मतलब तो ये होते ना बच्चों अनअफेक्टेड, क्योंकि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए होता तब तो अफेक्टेड होता डोमिनेंट में, और अगर ये केस है तो इसके बाद डिजीज़ कभी आगे जाएगी ही नहीं। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे हमेशा अनअफेक्टेड होंगे, बट रेसेसिव केस में ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स अनअफेक्टेड हों, दोनों कैरियर्स हों और उनके बच्चे अफेक्टेड हों। तो अगर ये ब्लॉक तुम्हें मिल गया तो एक उलझन तो तुम्हारी सुलझ गई कि ये एक रेसेसिव पेडिग्री है। अब उस रेसेसिव में तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि ये ऑटोसोमल है या ये एक्स लिंक्ड है, ये ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क है। तो उसके लिए तुमको जीनोटाइप्स देना पड़ता है, तो पहले तो ऑप्शन देख लिया करो, क्या पता वहीं कोई हिंट मिल जाए। ऑटोसोमल डोमिनेंट हटा दो, ये अब इन्होंने दोनों दिया है भाई, ये भी दिया है और ये भी दिया है, सो वी हैव टू फाइंड आउट। थोड़ा सा इसमें जीनोटाइप्स की हेल्प से फाइंड आउट करें। देखो पहले हमेशा एक्स लिंक्ड की पॉसिबिलिटी देख लिया करो, वो फटाफट रूल आउट हो जाती है। अगर एक्स लिंक्ड मान के चलूँ मैं इसको, ठीक है, एक बार मैं ये वाले जीनोटाइप्स हटा रही हूँ, अगर एक्स लिंक्ड मान के चलूँ मैं इसको, तो ये क्या होता है, जो गोल है वो फीमेल है ना, स्क्वायर मेल, ये ध्यान रखना, जो गोल है राउंड है वो फीमेल का सिंबल है। तो ये नॉर्मल फीमेल दिखाई है यानी ये कंडीशन, और अफेक्टेड मेल दिखाया यानी ये कंडीशन। वैसे इसमें कैरियर भी हो सकती है फीमेल, ठीक है। अगर ये केस होता तो एक्स डॉट वाई से जो आगे वाली जनरेशन होती बच्चों, उसमें डॉटर में डिजीज़ आ सकती है क्या, ये दोनों मिलते तो आ सकती थी, और ये तो अलग है। इनका सन ये रहा, सन में एक्स वाई आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। फिर ये एक और सन है, अफेक्टेड सन हो सकता है क्या, देखना अगर यहाँ से एक्स डॉट आता और यहाँ से भी एक्स डॉट आता तो आ सकती थी ये कंडीशन। यहाँ तक तो ये वाला जीनोटाइप सही बैठ रहा है। ओके, आगे बढ़ जाओ। अगर हम इस केस को देखें, कह रहा है भाई ये एक्स डॉटर ये नॉर्मल मेल है,
ये नॉर्मल मेल है ना, सिंबल से पता चल रहा है तुम्हें। तो क्या इनके दोनों प्रोजेनी अनअफेक्टेड हों, ऐसा पॉसिबल है? ये इसके प्रोजेनी है ना, जो कनेक्टेड होते हैं वो प्रोजेनी होते हैं, तो नया मेंबर है जिससे शादी हो रही है। ओके, तो देखो ज़रा, ये कब पॉसिबल है? फीमेल में ये कह रहे हैं नॉर्मल फीमेल, यानी x.x कंडीशन या XX कंडीशन, x.x आ सकता है। और नॉर्मल मेल का मतलब, नॉर्मल मेल हो सकता है क्या? देखो, मेल को एक X क्रोमोसोम हमेशा मदर से मिलता है, तो यहाँ पर X डॉट तो आएगा ही आएगा, Y तो आ सकता है, लेकिन X डॉट तो आएगा ही आएगा ना, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही कंडीशन, यानी हमने रूल आउट कर दिया कि ये X लिंक डिसऑर्डर नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो आप सीक्वेंस समझ गए। पहले ये ब्लॉक ढूंढो, अगर ये ब्लॉक है तो रेसेसिव, फिर एक्स लिंक्ड को चेक करो, और वो भी नहीं है तो ऑटोसोमल। ठीक है, ऐसा तो नहीं देंगे, वो कुछ होती है पेडिग्री जो दोनों पे सही बैठती है, बट फिर वो एग्जाम में नहीं देंगे तुमको। ठीक है, नेक्स्ट 2015, एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद XXX सेक्स क्रोमोसोम वॉज बॉर्न ड्यू टू, ये डिसऑर्डर नहीं पूछ रहे उसको कौन सा डिसऑर्डर है, पूछ रहे हैं वो बॉर्न क्यों हुआ, XXX कंडीशन क्यों आई होगी, बताओ, तुम खुद सोचो भाई। नॉर्मली हम कहते हैं कि स्पर्म अपने साथ लाता है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि जो स्पर्म है वो अपने साथ लाता है 22 + X को, या तो 22 + Y को, Y का तो जिक्र ही नहीं है तो अभी हम ले नहीं रहे उसको, और ओवम में आता है 22 + X, तो इनके जुड़ने से बन जाता है 44 + XX। अब ये कह रहे हैं एक X एडिशनल आ गया, तो वो एडिशनल X कहाँ से आया होगा बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि, ऐसा भी हो सकता है, यहीं लिख दूँ क्या, अब नॉर्मल में क्या हुआ होगा कि या तो ओवम ये रहा होगा, और मतलब स्पर्म ये रहा होगा और ओवम ये, इस केस में भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये तो नॉर्मल रहा हो और यहाँ पर ये कंडीशन हुई हो, ये भी हो सकता है। तो देखें क्या ऑप्शंस क्या है, ये कह रहा है फ्यूज़न ऑफ, इसमें कुछ और भी दिया है बच्चों, कह रहा है फ्यूज़न ऑफ 2 ओवा एंड 1 स्पर्म, 2 ओवा एंड 1 स्पर्म। अगर इन्होंने ना ऑटोसोम्स का नंबर नहीं दिया हमको, 2 ओवा एंड 1 स्पर्म तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि 2 ओवा तो फिर ऑटोसोम्स भी तो कितने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही करता। ठीक है, तो ये तो हटा दो तुम। 2 स्पर्म एंड 1 ओवम नहीं, ये कंडीशंस होती हैं, तुम्हें बताया एक स्पर्म ही एक ओवम के साथ फ्यूज़ करता है, अगर ट्विंस होते हैं तो एक स्पर्म ओवम यहाँ, एक स्पर्म ओवम यहाँ, ऐसे फ्यूज़न होता है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन द फादर या फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर, तो दोनों ऑप्शन दे दिए इन्होंने। अब क्या करें हम, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन द फादर, यस इट इज़ पॉसिबल कि फादर में, इसको एबनॉर्मल स्पर्म ही तो कहेंगे, हाँ मिल गया आंसर हमें। क्या फादर में ये वाला स्पर्म बनना पॉसिबल है बच्चों? अगर फादर में एबनॉर्मल स्पर्म बना होता तो XX थोड़ी ना होता, अगर दोनों का सेग्रीगेशन नहीं हुआ होता तो XY होता, XX तो बन ही नहीं सकता, 2X तो है ही नहीं फादर में, कहाँ से आता, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो होगी ही नहीं। यानी अगर ऐसा बेबी बॉर्न हुआ है तो ये वाली कंडीशन हुई है, जो मदर का XX क्रोमोसोम अलग होना चाहिए था वो सेपरेट नहीं हो पाया, वो ये रह गया और फादर से नॉर्मल स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ कर गया। सो ऑप्शन 4, समझ गए? इस तरह से कॉन्सेप्ट्स लगा के तुम अपना आंसर निकाल सकते हो। डन, आगे बढ़ें। नेक्स्ट फिर से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, मैन के फादर कलर ब्लाइंड है, तो फादर कलर ब्लाइंड है, मदर का कुछ नहीं दिया गया, मदर का कुछ नहीं दिया, तो ये तो कंफर्म है कि इसमें वाई तो नॉर्मल आया होगा। एक मिनट रुको, अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, तो फिर हम इस मैन को नॉर्मल मान के चलते हैं बच्चों, कुछ दिया ही नहीं इनकी मदर के बारे में, तो इसका मतलब भी कुछ कहना नहीं चाह रहे। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो नॉर्मल रखना है तुमको। ठीक है, पहले आते थे, देखो 2015-14 में आए थे इस तरह के क्वेश्चन। अब जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि उसको क्या है। ठीक है, मैरिज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। सोचो, अगर कलर ब्लाइंड मदर और नॉर्मल फादर की मैरिज हुई होगी तो इनकी डॉटर कैसी होगी, X.X या तो X.X सेम, तो हर कंडीशन में इनकी डॉटर कैरियर ही होगी, यानी ये जो विमेन है ये एक कैरियर विमेन है, ये हमें हिंट मिल गई। ठीक है, कैरियर विमेन है, एक ही X पे बनाना है तुमको। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। ठीक है, कर लो उसका क्रॉस, अगर ये मिलेगा तो XX डॉट, ये मिलेगा तो XX, ये दोनों मिलेंगे तो X.Y, और अगर ये दोनों मिलेंगे तो XY।
सो ये बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो मेल चिल्ड्रन में बताना है हमको, यानी एक मिनट, यानी ये रही कंडीशन, तो वही 50-50%। अगर ओवरऑल प्रोजेनी में पूछता तो फिर हम कहते 25%। ठीक है, समझ गए तुम ये चीज़ कैसे करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट, अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, 2014 का क्वेश्चन है। टर्नर सिंड्रोम यानी X0, टोटल 45 क्रोमोजोम होंगे इस फीमेल में, यस और नो। मैं ऐसे लिखती हूँ ना 44 + X0, तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना। कह रहा है टोटल 45 क्रोमोजोम्स होंगे विद X0, इसका ये मतलब है, क्योंकि और कोई तो सही ऑप्शन है ही नहीं। देखो, हैज़ 1 एडिशनल X क्रोमोजोम, एडिशनल तो होता नहीं है, मेल कैरेक्टर नहीं होते, इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, स्टेराइल होती हैं, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ब्लीडर्स डिजीज, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट जो है, ठीक है, डोमिनेंट है क्या, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। सिंगल प्रोटीन का मतलब कोई एक क्लॉटिंग फैक्टर इसमें अफेक्टेड है, यस, ये बिल्कुल ठीक है। सेक्स लिंक्ड डिजीज, यस सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड को सेक्स लिंक्ड तो बोलेंगे। रेसेसिव है, यस है, तो हमें रॉन्ग बताना है, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2013 का क्वेश्चन है। इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है बच्चों, तो उसको सिंपली ऐसा लिखेंगे हम, दोनों पेरेंट्स कैरियर है, तो जीनोटाइप में ऐसे लिखूंगी, XXY मत लिख देना तुम, XY वाला मत लिख देना। इसीलिए कह रही हूँ इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है। ठीक है, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया विच इज़ एन ऑटोसोमल रेसेसिव दे दिया, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड। अब यहाँ पे ओवरऑल निकालना है प्रोजेनी में हमको। ठीक है भाई, कितने % बच्चों में डिसऑर्डर होगा, ये मिला तो कैपिटल A, ये मिला तो कैपिटल A स्मॉल a, ये दोनों मिले तो कैपिटल A स्मॉल a, और ये दोनों मिले तो स्मॉल a। ठीक है, यानी डिसऑर्डर होगा सिर्फ इसको, यानी 25% चांसेस हैं डिसऑर्डर होने के, बाकी सब नॉर्मल होंगे बच्चे, है ना। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है ये, तो इस कंडीशन में डिजीज़ नहीं होगी। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो इस कंडीशन में भी डिजीज़ होती, इसमें भी होती, इसमें नहीं होती। 75% बच्चे अफेक्ट हो जाते। देन विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू द पेडिग्री, इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री। इट कन्फर्म दैट DNA इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हाँ मतलब बट ऑब्वियस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रेसेसिव, ये बिल्कुल ठीक है, पेडिग्री से हमें पता चल जाता है कि जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है। इट कन्फर्म दैट ट्रेट इज लिंक्ड टू वन ऑफ द ऑटोसोम, यस ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ये भी पता चल जाता है। इट हेल्प्स टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या बताना है हमें, इनकरेक्ट बताना है, तो फर्स्ट होगा क्या इसका, इट कन्फर्म्स दैट DNA इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एक मिनट रुको, इट कन्फर्म दैट द ट्रेट इज लिंक्ड टू वन ऑफ द ऑटोसोम, इट कन्फर्म दैट द ट्रेट इज लिंक्ड टू वन ऑफ द ऑटोसोम। वैसे मुझे ये ज़्यादा डाउटफुल लग रहा है, इन्होंने ऐसे क्यों लिखा कि इट कन्फर्म्स दैट द ट्रेट इज लिंक्ड टू वन ऑफ द ऑटोसोम। ऑटोसोम से ही थोड़ा लिंक्ड है, ये भी तो हो सकता है कि वो एक्स लिंक्ड से, एक्स से लिंक्ड हो। क्या करें इसमें बताओ, फर्स्ट करें कि थर्ड करें, सोचो ज़रा। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें है ना हमको फर्स्ट के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि पेडिग्री से ना ये कहीं प्रूफ नहीं होता। ये सब प्रूफ होने के लिए तो अलग एक्सपेरिमेंट्स थे, DNA इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। पेडिग्री तो खुद इस बात पर बेस्ड है कि यार कि मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कैसे स्टडी किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है नो डाउट बच्चों। इट कन्फर्म दैट द ट्रेट इज लिंक्ड टू वन ऑफ द ऑटोसोम, मतलब ये ठीक मान सकती हूँ मैं कि भाई यस इससे हम, अच्छा इट कन्फर्म, ये कन्फर्म कर देती है कि ट्रेट जो है वो ऑटोसोम से लिंक्ड है, या इनको लिखना चाहिए था या वो एक्स से लिंक्ड है। ठीक है, बट वी गो विद ऑप्शन 1। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, जाने दो, जो लॉजिक था वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है भाई, डाउन सिंड्रोम होता है 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से, ऑप्शन 2, सिंपल। देन अ नॉर्मल विजन, फिर से कैलकुलेशन वाला आ गया है, अ नॉर्मल विजन्ड मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। मैन नॉर्मल विजन्ड है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कि फादर मदर कलर ब्लाइंड थे कि नहीं थे, उन्हें खुद ही दे दिया नॉर्मल विजन्ड मैन। जब नॉर्मल विजन्ड वुमेन लिखा रहता है तो फिर हमें हिस्ट्री से पता लगाना पड़ता है कि वो वुमेन होमोजाइगस है या कैरियर है। ठीक है, ओके। मैरिज अ वुमेन
हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। यहाँ पर ये काम आएगा हमारे, ये जो वुमेन है इसके लिए कह रहे हैं इसके फादर कलर ब्लाइंड थे। तो फादर अगर कलर ब्लाइंड थे तो बच्चों फादर में ये वाला जीनोटाइप रहा होगा और मदर में कुछ नहीं लिख रखा तो नॉर्मल होगा मान लो। तो डॉटर को एक एक्स तो डेफिनेटली फादर से मिलता है ना। हो सकता है मदर कैरियर भी रही हो पर डॉटर को एक एक्स तो फादर से मिलता है। और वैसे तो इनने कहा है वुमेन हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, तो मदर का कुछ नहीं दिया तो आप ये मान के चलो मदर नॉर्मल है। तो ये कैसी डॉटर है, ये कैरियर है, कैरियर डॉटर है, ठीक है। नाउ दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर, व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। बताओ भाई, ये देखो अगर इसका हम क्रॉस कराते हैं एक्स एक्स डॉट, आएगी नहीं डिजीज, एक्स वाई एक्स डॉट वाई, बच गए है ना। वो 25-50 वाला कंफ्यूजन नहीं है। डॉटर नॉर्मल होंगी, नॉर्मल कैरियर, इसका मतलब सिम्टम तो होंगे ही नहीं, तो कलर ब्लाइंड 0%, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो। डर तो लगता है इन क्वेश्चन से ना कि आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ऊपर से परसेंटेज का झंझट और कि सब में से निकालना है या डॉटर में से निकालना है। ओके, अब तो कम हो गए इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सिंपल टाइप के आते हैं, कंफ्यूज नहीं करते ज़्यादा। रिप्रेजेंटेड हेयर इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ सर्टेन ट्रेट इन ह्यूमन, विच कंडीशन वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न। अच्छा, ये बच्चों तुम्हें है ना पहले पढ़ाते थे, ये अब तो नहीं पूछते। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाया है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब मदर से डिजीज सन में जाती है और फादर से डिजीज डॉटर में जाती है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, जैसे मान लो मदर डिजीज है तो सन को फादर से तो वाई मिलता है, एक एक्स मदर से ही मिलता है, तो डेफिनेटली मदर अगर अफेक्टेड है तो सन तो अफेक्टेड होगा ही होगा, यस और नो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, है ना। एंड इसी तरह अगर फादर अफेक्टेड है मान लो एक्स डॉट वाई, तो फादर से सन को तो वाई मिलेगा ना, तो उसमें तो वो डिजीज जाने के चांसेस नहीं है, बट एक्स डॉट इनसे डॉटर में ही जाएगा। अब वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि डॉटर को मदर से क्या मिल रहा है। अगर मदर से नॉर्मल एक्स मिला तो डिजीज़ नहीं होगी, और मदर से भी ये वाला मिल गया तो डिजीज़ हो जाएगी। पर जो फादर का अफेक्टेड एक्स है वो डॉटर में जाता है, मदर का अफेक्टेड एक्स है वो सन में जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो कि हमें मिलती है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स में। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनमें एक ही दे रखा है, हीमोफीलिया, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट 2011 का क्वेश्चन है, विच कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटर्मिनिंग द सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है क्या ये। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमिन फीमेल बर्ड, यस, नहीं, फीमेल बर्ड कहाँ से, ZZ तो मेल बर्ड है, फीमेल बर्ड ZW है, गलत है ये, हमें करेक्ट बताना है। X0 डिटरमिन मेल सेक्स इन ग्रेस हॉपर, यस, ग्रेस हॉपर में मेल्स नॉर्मल इंसेक्ट्स की तरह XO होते हैं। XO इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमिन फीमेल सेक्स, ये कह रहा है कि अगर ह्यूमन में ये कंडीशन आ जाती है तो वो फीमेल में होगी और उसको टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। बात गलत नहीं है, ऐसा नहीं शुरू में पढ़ते तुम इसको गलत कर दो कि XO तो ह्यूमन में होता ही नहीं है, पूरा पढ़ो स्टेटमेंट। एंड होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम दैट इज XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, क्या बताना है हमें, एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमिन्स फीमेल सेक्स। ओ एक मिनट बच्चों, देखो इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ने से फायदा होता है। अभी यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर गए। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम दैट इज XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, ये भी गलत है, XX से मेल तो बनेगा नहीं, XY से बनेगा, ये दोनों तो डेफिनेटली गलत है। हमें करेक्ट बताना है, हम दो को करेक्ट कह रहे हैं तो हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन को। XO टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमिन मेल सेक्स इन ग्रासहॉपर, ये तो हम सुपर श्योर हैं कि हाँ ये तो सही है। ये क्यों गलत है, देखो XO कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमिन्स फीमेल सेक्स, ये कह रहा है इस बात से ये डिसाइड होता है कि वो एक फीमेल बनेगी, इसलिए ये गलत है। XO होने से वो डिसाइड नहीं होता कि ये फीमेल बनेगी, वो फीमेल है ऑलरेडी, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होने से डिसाइड हुआ कि इसको टर्नर सिंड्रोम होगा, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। सो करेक्ट हो गया ऑप्शन 2, डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिंबल पे आया हुआ है 2010 में, यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट सिंबल बताना है हमको। तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स ये मिल गया सही, ये अनअफेक्टेड मेल गोल वाला सिंबल, गोल घुमा दे फीमेल, ये मेल का है और ये तो मतलब अनस्पेसिफाइड वाले का है, तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। देन
नेक्स्ट क्या है, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ अ सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन। फिर से पेडिग्री का क्वेश्चन है, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। देखो भाई यहाँ पर आपको बोला है क्या क्या दिए हैं, ऑप्शंस देखकर कर लेते हैं हम क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। पेडिग्री के क्वेश्चन में एक बार ऑप्शंस देख लिया करो, कई बार वहीं पर हिंट मिल जाती है। कुछ दिया है क्या कि ऑटोसोमल रेसेसिव है या क्या है, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम मान के चल लेते हैं, मान लो एक्स लिंक्ड के लिए देख लूँ क्या एक बार मैं इसको फटाफट से, वो सबसे ईजी होता है देखना। ये मेल है अफेक्टेड, ये फीमेल है नॉर्मल या कैरियर, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या, देखना ज़रा। अगर ये कह रहा है अफेक्टेड फीमेल तो एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट आना चाहिए, यहाँ पर भी एक्स डॉट एक्स डॉट आना चाहिए। नॉर्मल मेल भी है इनके पास, यानी एक्स डॉट यहाँ से और वाई यहाँ से आना चाहिए। और अफेक्टेड मेल भी है तो अफेक्टेड मेल के लिए, सॉरी ये नॉर्मल मेल है ना, तो ये वाला एक्स आएगा बच्चों, वेरी सॉरी, और इसमें एक्स डॉट और वाई आना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ तो बैठ रही हैं, है ना। इसको मैं ज़रा सही कर दूँ, पॉसिबिलिटीज़ तो बैठ रही हैं। अब सुनो यहाँ क्या लिखा है, द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस। जो फीमेल पेरेंट है उसमें ये वाला जीनोटाइप तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है, तो इसको हेटेरोजाइगस बोलेंगे, कैरियर, ठीक है ये मुझे सही लग रहा है। हमें करेक्ट कंक्लूजन बताना है, ये बताना है ना, करेक्ट कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन, यस। द पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। क्या कह रहा है ये कि द पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। देखो कितना कंफ्यूजिंग लाइन है, हमें देखकर लगेगा हाँ यार ये बात भी तो सही है, नॉर्मल डॉटर तो हो ही नहीं सकती इनकी, बट ज़रा ध्यान से देखो, इन्होंने तुमको ये वाली कंडीशन दी कि एक्स डॉट मिला, यहाँ भी एक्स डॉट मिला, बट ये भी तो हो सकता था कि ये एक्स इस एक्स डॉट से मिल जाता। अगर ये कंडीशन होती तो उस केस में नॉर्मल डॉटर होती बच्चों इनकी, पेडिग्री में नहीं दिखाई, बट इस केस में तो पॉसिबल है ना। तो ये कह रहा है द पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, 2010 का क्वेश्चन है। एकदम से पेडिग्री देखकर हमें यही लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि गड़बड़ है। ओके, ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, गलत, क्यों नहीं हो सकता कलर ब्लाइंडनेस, जब ये एक्स लिंक का है तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, मेल पेरेंट अफेक्टेड है बच्चों, मेल पेरेंट, वैसे भी मेल पेरेंट सेक्स लिंक डिसऑर्डर में होमोजाइगस डोमिनेंट कहाँ से हुआ। अगर ऑटोसोमल रेसेसिव की भी पेडिग्री होती है तो भी ये मेल पेरेंट स्मॉल ए अफेक्टेड होमोजाइगस रेसेसिव होता, तो ये भी गलत है। सो सिंपली ऑप्शन 1 अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा लास्ट क्वेश्चन था, चलो भाई हो गए तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म, सारे डिसऑर्डर हो गए, केवल देख लें सिकल सेल एनीमिया, पीकेयू रह गया, उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया भाई, पर तुम्हें पता होना चाहिए, आ सकता है, पीकेयू इज इम्पॉर्टेंट। पीकेयू भी सिकल सेल एनीमिया की तरह पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है बच्चों, क्योंकि इसमें जब जो जीन डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट की वजह से एक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाता, और उस एंजाइम के प्रोड्यूस नहीं होने से ये देखो ये नहीं होता। नॉर्मली हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है उस एंजाइम से, ठीक है। अगर वो एंजाइम नहीं है तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और ये जो फिनाइल एलेनिन है अगर ये इकट्ठा होता गया ना बच्चों तो ये एक टॉक्सिक प्रोडक्ट में चेंज होने लगता है, दैट इज फिनाइल पायरुवेट या फिनाइल कीटोन्स। फिनाइल कीटोन्स भी बन जाते हैं इससे, इसीलिए डिजीज़ का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। और ये जो फिनाइल कीटोन्स और फिनोल पायरुवेट हैं बच्चों, ये इकट्ठे होने लगते हैं हमारे ब्रेन में, यूरिन में आने लगते हैं, स्किन में इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं। स्किन पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन करते हैं, यूरिन में आते हैं तो यूरिन में उनकी प्रेजेंस से उसको टेस्ट करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। एंड डू रिमेंबर इट इज़ अ मेटाबॉलिज्म एरर, मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट हुआ है ना, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक एरर। और बट ऑब्वियस जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इनबॉर्न तो हो गई। थैलेसीमिया बता दिया, ये सारे बता दिए। चलो भाई हो गया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट, है ना, एक बड़ा सा चैप्टर अच्छे से हमने 2 सेशंस में सभी PYQs के साथ पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। मुझे नहीं लगता इन दोनों सेशंस को अटेंड करने के बाद तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का गलत होगा, अगर कॉन्सेप्ट्स पक्के हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ के आना, इससे भी लंबा चैप्टर है वो तो, और उससे अगेन हर साल 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जितना हो सकेगा, बहुत जल्दी भी नहीं खींचूंगी, बहुत आराम से भी नहीं, टाइमली हमें सीरीज़ कंप्लीट करनी है, वो हो जाएगी, उसकी चिंता तुम मत करो। डेली सेशंस डालने स्टार्ट कर दिए इसलिए मैंने, जिससे हम नीट के पहले इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लें। ओके, पढ़कर आना एंड प्लीज़ लाइक द सेशन एंड कमेंट्स भी करना। ओके, गुड बाय।